नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 की टीम आप सभी लोगों का कार्यक्रम में स्वागत करती है। हम अभी पहुंचे हैं बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र की विधायक हैं भावना झा। भावना झा किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। अपने कामों को लेकर के और कई बातों को लेकर के अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं, चर्चा में बनी रहती हैं। आज इस बार फिर से कांग्रेस और महागठबंधन की तरफ से बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं और 17 तारीख को अपना नामांकन पर्चा दाखिल भी करेंगी। आज हमारे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। वे बताएंगी कि वे इस बार क्या सोच कर के चुनाव मैदान में हैं और किन मुद्दों को लेकर के वे चुनाव मैदान में उतरी हैं। सबसे पहले तो भावना जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, आपका धन्यवाद है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो हैं इस बार फिर से चुनाव मैदान में हैं कांग्रेस और महागठबंधन की तरफ से, आपको इस बार लोग क्यों वोट दें? देखिए, पिछले बार जो लोगों ने मुझ पे एक भरोसा जताया था, विश्वास जताया था, उस भरोसे पर मैं 100% सही उतरी। लोगों ने जो विश्वास दिया था लोगों के विकास के काम करने के लिए, सुख दुख में रहने के लिए, तो मैंने पूरे 5 साल बेनीपट्टी में जितनी भी विकास के कार्य थे उसको गति दिया, उसे अंजाम तक पहुंचाया। और बाढ़ और कोरोना जैसे 3 बार बाढ़ आया मेरे इस 5 वर्षीय इसमें कार्यकाल में, और 3 बार बाढ़ में मैं लोगों के साथ रही, उनके सुख सुविधा के लिए हमेशा तत्पर रही, उनके दुख की घड़ी में हमेशा साथ रही। कोरोना जैसे संकट काल में मैं उनके साथ खड़ी रही। तो मुझे विश्वास है कि बेनीपट्टी की जो जनता है बहुत ही संवेदनशील है और इन सब बातों को ध्यान में रख के मैं उनके पास अपने काम के नाम पे वोट मांगने जाऊंगी। आपने अभी बाढ़ की चर्चा की। आपके क्षेत्र में बाढ़ एक गंभीर मुद्दा रहा है, गंभीर समस्या रही है, और ये सिर्फ बेनीपट्टी की ही बात नहीं, पूरे मिथिलांचल जो है बाढ़ से प्रभावित। लेकिन इसके समाधान की दिशा में कोई अभी तक पहल नहीं। क्या आप सोचती हैं, क्या इस पर में क्या होना चाहिए, कैसे? देखिए, बाढ़ बहुत विकट एक समस्या है जो हर साल लाखों लोगों को बेघर कर देती है। हम लोगों ने एक आवाज़ भी उठाई थी कि बाढ़ से पूर्ण निदान हो, क्षणिक निदान नहीं हो। लेकिन सरकार की मंशा ही सही नहीं रहती है कि अगर पूर्ण निदान हो गया तो फिर ये जो लूट खसोट हो जाता है बाढ़ के समय में, ये कैसे हो पाएगा। बांध को बनाने के नाम पे, सड़कों के बनाने के नाम पे जो सरकारी खजाना खाली होता है उस पे तो फिर विराम लग जाएगा। लेकिन अगर चाहे तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मसला है, नेपाल से पानी को भी छोड़ा जाता है। तो इस पे एक टीम बना के साल नहीं 2 साल में इस पे काम जरूर हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपकी मंशा साफ होनी चाहिए। आपने कोरोना की बात की और कोरोना के समय में आपके विधानसभा क्षेत्र से कई खबरें आई, और ये आपके ही विधानसभा कई जगहों से ये खबरें आई कि क्वारंटीन सेंटर की जो हालत थी वो बड़ा बदहाली थे और वहाँ भेड़ बकरियों की तरह लोग ठूसे जाते थे। एकदम सही आपने कहा। क्योंकि कोरोना में मैं भी क्षेत्र में निकली थी। मैं भी एक शुगर की पेशेंट हूँ, डायबिटीज़ की और ब्लड प्रेशर की पेशेंट हूँ, लेकिन फिर भी एहतियात बरत के मैं अपने क्षेत्र में थी। और बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर का मुआयना भी मैंने किया था। उसमें मैंने देखा था कि जहाँ अगर 50 व्यक्तियों की रखने की क्षमता है तो वहाँ 500 व्यक्तियों को रखा जा रहा है भेड़ बकरियों की तरह। तो प्रशासन अपना पीठ थपथपा रही थी कि हम रोज़ दिन जो है 2450 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च कर रहे हैं, लेकिन 24 रुपया भी खर्च करने में उन लोग को हालत ख़राब हो रहा था। तो इस तरह मैंने देखा था। मैंने प्रशासनिक पदाधिकारियों से, डीएम साहब से भी बातें की थी, और जहाँ जांच की रफ्तार बहुत कम थी उसके लिए भी बातें की थी। तो जांच की रफ्तार फिर बढ़ाई गई। तो सचमुच में बहुत ख़राब और दयनीय स्थिति उस समय कोरोना में थी। लोगों ने बहुत ख़राब समय झेला है और इसके लिए प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार थी। पिछली बार जब आप चुनाव जीत करके गई थी तो विधानसभा में आपने मैथिली में शपथ लिया था। क्या इस बार भी मैथिली में शपथ लेंगे? ज़रूर, मिथिला पुत्री हूँ, मैथिली के लिए ही हूँ, मैथिली में शपथ लूँगी। लेकिन ये जो सिलसिला है, कुछ आपने शपथ लिया था और हाल में झारखंड में चुनाव हुआ था और वहाँ पर भी कई विधायकों ने मैथिली में शपथ लिया था। लेकिन ये मैथिली क्या शपथ लेने तक ही सीमित रह जाएगी, या ये जो अभी सिलेबस में या पाठशाला को मैथिली में जोड़ने का जो मुद्दा है ये कब तक पूरा होगा, क्या लगता है आप? देखिए, हम लोग विपक्ष में विधायक हैं। मैथिली में शपथ लेने के साथ ही विधानसभा में मैंने मैथिली भाषा की पढ़ाई के लिए, मैथिली शिक्षक की नियुक्तियों के लिए भी आवाज़ उठाई थी। लेकिन सरकार बहुत संवेदनहीन है, उनको इस सब से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग तो आवाज़ उठाते रहेंगे। देखते हैं कब सरकार के
कान पे जू रेखती है। वैसे अब बहुत जल्दी सरकार जाने वाली है और हम लोगों की सरकार आने वाली है, और मैं ये सोचती हूँ कि जो ये हमारी महागठबंधन की सरकार आएगी वो मिथिलांचल के लिए, मैथिली के लिए बहुत ही शुभ साबित हो। नीतीश सरकार क्या लगता है आपको, मिथिला और मैथिली विरोधी है क्या? बिल्कुल, नीतीश सरकार मिथिला, मैथिल और मैथिली तीनों के विरोधी हैं। इस बार अगर आप चुनाव जीत जाती हैं तो आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, बेनीपट्टी से इस बार अगर मैं चुनाव जीतती हूँ तो पिछले पंचवर्षीय में मैंने बहुत सारे काम किए थे। इस बार जो प्रमुख समस्याएं हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या है बेनीपट्टी बाज़ार में नाला का नहीं होना, जिसके कारण वहाँ थोड़े से भी बारिश में पूरा पानी से जल जमाव हो जाता है और बहुत विकट स्थिति उत्पन्न होती है। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार अगर मैं चुन कर आऊँ तो इस बार सबसे पहले बेनीपट्टी बाज़ार में नाला का काम और सौंदर्यीकरण का काम करूं। धन्यवाद। आप अभी भी विधायक हैं वहाँ से, अपने कार्यकाल में आपकी कोई ऐसी उपलब्धि 4-5-6? आप 4-5-6 की बात कर रहे हैं, मैं अगर गिनाने लगूंगी तो आप सुनते रह जाएंगे। बहुत जल्द मैं अपना रिपोर्ट कार्ड निकालने जा रही हूँ 2-4 दिन में। 9 साल बनाम 5 साल, 9 साल विगत सरकार के विधायक रहे थे, हमसे पूर्व जो विधायक जी थे, और अभी भी मंत्री हैं, सरकार ही हैं वो। तो उनके 9 साल के कार्यकाल में मैं अपना 5 साल का कार्यकाल दे रही हूँ। सबसे पहली बात जो मैंने मुख्य काम कराया है उसको आपको मैं गिनती करा दूँ कि बहुत सालों से 1987 के ही समय बाढ़ में टूटा हुआ था कचरी पुल, जो कम से कम 10 गांव वहां प्रभावित थे। थोड़ी सी भी बारिश अगर होती भी थी, नहीं भी तो बारिश का मौसम भी अगर रहता था तो वहां पानी लग जाता था और उसके बाद आवागमन बंद हो जाता था। कचरी पुल का निर्माण मैंने करवाया। सरसों में बछराजा नदी पर सुलिस गेट का निर्माण कराया। कटैया में सुलिस गेट का जीर्णोद्धार कराया। कालिकापुर नवटोली में 3 करोड़ की लागत से वहाँ गेना नदी पर फाटक का निर्माण कराया। कलवाही में 40 बेड के हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूरा हो गया। बेनीपट्टी में निर्माण चल रहा है। हाई स्कूल में मैंने स्टेडियम का निर्माण करवाया है। कटैया और ढंगा जैसी जो सड़कें थी जो बहुत दिन से अपने जीर्णोद्धार की राह देख रही थी, उन सब सड़कों का मैंने काम कराया है। बहुत सारे जगह ऐसे थे जहां कब्रिस्तानों और में घेराबंदी का काम था, वहां किया। मदरसा में और स्कूलों में मैंने भवनों का निर्माण कार्य कराया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो पोखर के घाट हैं, छठ घाट हैं, दलित महादलित टोले में सामुदायिक भवन, इन सब का मैंने निर्माण कराया है, जो कि किसी भी एक पंचायत में 10 करोड़ से कम का सड़क नहीं गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लें कि 60-70 करोड़ तक हो सकता है, लेकिन 10 करोड़ से कम का सड़क किसी एक पंचायत में नहीं गया है। एक पंचायत काम के बिना नहीं है। बहुत जल्द मेरी किताब आ रही है, आप लोग उसको स्वयं देखेंगे और पढ़ेंगे। इस सब के बावजूद जो पिछली बार का जो चुनावी समीकरण था, आपके साथ जदयू भी था, लेकिन इस बार का चुनावी समीकरण कुछ और है। तो इसमें आप अपने को, अपनी पार्टी को कितना माने कंफर्टेबल कंफर्टेबल नहीं, बहुत कंफर्टेबल मान रही हूँ और सुरक्षित भी मान रही हूँ। जदयू तो हमारे यहाँ से निकल के चला गया था, खुद अपने से वो गया था हमारे गठबंधन को छोड़ के। आज जदयू की क्या स्थिति है देखिए। जदयू के नाम पे लोग जो है आपको तुरंत बातें सुनाना शुरू कर देंगे। सरकार में जिन्हें जिस तरह से हाल इस बार कोरोना में आए हुए लोगों के साथ किया है और हर मुद्दे पे फेल हुई है, चाहे बाढ़ हो, कोरोना हो, हर चीज़ में सरकार जो लूट खसोट की सरकार बनी हुई है, जहां पुल बनते नहीं है कि पुल गिरने शुरू हो जाते हैं, संपर्क पथ टूटने हो जाते हैं, तो जदयू के तो इस बार लोग ही खिलाफ हैं। उसके बदले में हमारे साथ एक कारगर अलायंस आया है सीपीआई का, जिनका हर विधानसभा में एक बेस वोट है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जदयू गया तो हमारे साथ सीपीआई, सीपीएम, माले, इनका गठबंधन हुआ है और आरजेडी कांग्रेस तो पहले से थी ही। इसलिए हम लोग सुरक्षित नहीं, पूर्ण सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 1.5 साल ये जो सरकार अभी चल रही है, 1.5 साल आप लोग सरकार के साथ भी रही हैं, तो उन 1.5 सालों में आपकी तरफ से किन मुद्दों को उठाया गया विधानसभा में, और ख़ास करके जब मिथिला और मैथिली की बात करते हैं तो क्या उस समय, अब जब आप लोग सरकार में थे, तो क्या उस समय इन मुद्दों को उठाया गया? जी, मैं उसी समय, जब मैं सरकार में थी, उसी समय मैंने मिथिला मैथिली वाले क्वेश्चन को विधानसभा में उठाया था। सरकार अपनी रहे चाहे सरकार विरोधी की रहे,
अपने क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन को उठाना हमारा अधिकार है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मिथिला और मैथिली के मुद्दे को लेकर भावना जी एक मिथिला पुत्री हैं और इनका कहना है कि ये आगे भी इस मुद्दे को उठाती रहेंगी। हमारा कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा फीडबैक देने का कष्ट करें, और आप लोग इसी तरह का कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्रंटलाइन 24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।